चलिए हम बुक पढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। विनीत सर, ये बताइए कि अब हमें क्या करना है। जैसे कि आपने कहा कि कंजम्पशन में, रूरल कंजम्पशन पे आप फोकस करेंगे। ऑटो एक स्पेस है जो ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा वहाँ पे हमको आउट परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन जो ऑटो के नंबर्स है, दे हैव बीन क्वाइट गुड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एज सच। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू व्हीलर्स हैव रियली आउट परफॉर्म। पैसेंजर व्हीकल्स में थोड़ी दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट हैज बीन डूइंग वेल। सो ऐसे इन सारे वर्टिकल्स में अगर कोई एक वर्टिकल को लेके ऑटो स्पेस में इन्वेस्ट करना हो तो कहाँ करें? ऑटोज में स्पेसिफिकली आपको इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है कि ईवीज आर अ गुड बेट टू बाय। ईवी टू व्हीलर्स, हम्म, उनकी कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी काफी बढ़ रही है। हम्म, एंड मुझे लगता है यहाँ पे वेरी ओला एज अ कॉन्ट्रा प्ले कैन डू क्वाइट वेल गोइंग अहेड। गुड। ओके, सो यू betting on Ola, and why not Hero Moto, TVS, Eicher, जिन्होंने एंट्री सो करना ईवी में शुरू या कर दिया है? सो ओला ओन्स द एंटायर वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम बैटरी, आपका मोटर्स, आपका हम्म, परमानेंट मैग्नेट्स, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, they हम्म, they have the entire ecosystem with them, so the value addition that is there is the हम्म, highest. And हम्म, the Gen 3 model is doing pretty well right now, and हम्म, if that plays out, then we can see the recovery of Ola. And in हम्म, my opinion, at current valuations, the risk reward ratios are extremely bright, because if the company starts performing, हम्म, then the operating leverage can be massive. हम्म, ओके। एक स्टॉक को देखिएगा, कल्याण ज्वेलर्स, जहां कल नतीजे आए। नतीजों के बाद आज करीबन 14% का फॉल हमने इस स्टॉक में देखा। थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी 8.5% नीचे है। कल्याण ज्वेलर्स पे क्या करना है? हालांकि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेस आर क्वाइट बुलिश ऑन दिस स्टॉक। कल्याण ज्वेलर्स मैम, आपको याद होगा जब बाइंग क्लाइमेक्स किया था 712 पे कंफर्म हुआ था, तब से मैं बेरिश हूँ 335 के टारगेट्स के साथ। ये पूरा पुल बैक कंप्लीट हुआ है, और ट्रेंड जैसा आपको याद होगा, बिल्कुल 60 to 71 का पुल बैक कंप्लीट करके ब्रेकडाउन आया था, उसी तरह का ब्रेकडाउन है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे सकता हूँ इस काउंटर को। अगर ये 506 505 रुपए के आसपास सपोर्ट ले लिया, तो मे बी रेंज बना लेगा 640 650 ऊपर और 500 नीचे में। लेकिन अगर 500 निकल गया तो फिर 335 का टारगेट आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा। आज तीन दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी है, टाटा मोटर्स, एसबीआई, ग्रासिम, विनीत। तीनों में से कोई आप ट्रैक करते हो और उम्मीदें क्या रखनी चाहिए एसबीआई से खासतौर कि एसबीआई के नंबर्स तो अच्छे ही आएंगे। आई थिंक इट इज अंडर अप्रिशिएटेड द वे इट हैज परफॉर्म। काफी डिस्काउंट में चल रहा है, बीइंग इंडिया वन ऑफ लार्जेस्ट बैंक्स। तो हम क्वाइट पॉजिटिव है इसके ऊपर। बट ओवरऑल एज आई हैव सेड ना, दैट द सेंटिमेंट इन द मार्केट इज नाउ रिवर्स्ड, में? so we will see intermediate correction take place, ओके, and even all these stocks becomes sell on news. ओके। तो इज दिस अ टाइम टू रियली पैनिक या फिर हैंग ऑन, वेट It एंड is not वॉच? a time to panic. It is a time to rationally think through your portfolio. Uh, it is a time to readjust your portfolio, क्योंकि देखिए ये जो disruption है ना, this will change the fundamental nature of the economy in ways where we have not even thought about. Because the kind of, हमने देखिए 2020 से जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरीज हम पैन आउट होते हुए देख रहे थे, दे आर नाउ गोइंग टू चेंज, बिकॉज ओके। दैट बिकॉज द ट्रेड रिलेशनशिप्स हैव चेंज। इंडिया पूरा यूएस सेंट्रिक मार्केट था। You were selling drugs into regulated markets because you had maximum margins. Now you have to think of products which go to the masses and does not necessarily get you the margin. So you have to focus on volume. So जो प्लेयर्स आपके इस इस फीचर को अडेप्ट करेंगे, तो वो काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे। मुझे लगता है कि इंडिया में जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कंपनीज है ना, दे विल डू वेरी वेल। Reason being that because of the rupee depreciation, they get a natural hedge, and they can do very well. So I am seeing chemical companies can perform very well, ओके, provided that the overall market size is quite heavily dependent on imports.
So out there, Okay. Aarti Industries, I Hmm. think Dilip Nitrite, such kind of companies can do very well in this environment. तो सर विकसित भारत के जो हमारे टारगेट्स है उसका क्या होगा? $7 ट्रिलियन बाय 2030 पॉसिबल और नॉट पॉसिबल नाउ? देखिए, so what the picture that I am giving you is a momentary picture कि जो यूएस इकोनॉमी के साथ होने वाला है ना, इट वाज बाउंड टू हैपन। ट्रम्प आए नहीं आए, बाइडेन गवर्नमेंट सरकार चलती थी, क्योंकि जो उनका जो डेट है ना इज क्लियरली अनटेनेबल। इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में द it is not about the US, it is about India becoming relatively more powerful than necessary. And this is a way to curtail India. So, they basically have three geopolitical players where they have to tackle, which is Russia, China, and India. Okay. China has a lot of leverage on the US. So now they are trying to break Russia and India apart. So this entire thing about oil is to break India's rapport with Russia. तो वो इनका जियोपॉलिटिकल क्लेम है। जी। अंशुल, गोल्ड एट ऑल टाइम हाई, खरीदना है या बेचना है, क्या करना है? मैं बायर नहीं हूँ गोल्ड में। हालांकि गोल्ड में अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, ये हो गया है 76 डेज का एक फ्लैट बेस। गोल्ड फ्यूचर्स पे अगर देखेंगे 35 $34 ऊपर में और 33 $15 नीचे में, तो ये लगभग 200 पॉइंट की रेंज बनी हुई है। प्रोबेबली ऊपर की तरफ टूटेगी और ऊपर की तरफ चलना चाहिए, बट मेरा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। मैं हमेशा की तरह अपना सिल्वर से ही आई वुड स्टिक टू सिल्वर। 88,000 से जो लॉन्ग है, 1,25,000 1,30,000 का टारगेट था, और मैंने सिल्वर 20 बाई रिकमेंड भी किया था। आपके चैनल पे भी मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड किया था। मैं अभी भी सिल्वर के साथ ही जाना चाहूंगा जब तक 1,30,000 नहीं पहुंच जाती सिल्वर। मैं सिल्वर ओवर गोल्ड हमेशा प्रेफर करूंगा, और मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन या उस प्ले करने की जगह आई वुड स्टिक टू सिल्वर 20 जो ईटीएफ है, जो लेके मैं अपने डीमेट अकाउंट में डिलीवरी लेके छोड़ सकता हूँ। आई वुड स्टिक टू दैट। सिल्वर 20 मेरा टॉप पिक रहेगा इन टर्म्स ऑफ बुलियन स्पेस। अंशुल, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल। एनएसडीएल जो रिसेंटली लिस्टेड है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक रुझान जो है हम उस स्टॉक में देख रहे हैं। सीडीएसएल आज 1% ऊपर है, 1582 के लेवल्स पे है। दोनों में से एक खरीदना हो तो क्या लेना चाहिए? मैं फिलहाल मैडम दोनों नहीं लूंगा, क्योंकि एनएसडीएल का आईपीओ आया है, और आईपीओ ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि पॉजिटिव लिस्टिंग पे आप 3 से 5 दिन होल्ड कीजिए और उसके बाद बेच के आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। तो एनएसडीएल में आज थर्ड अपडे है। मैं यहाँ पे 1220 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना पसंद करता अगर मेरे पास होता तो, और मैं पूरे 5 दिन इसको होल्ड करता कि 5 दिन में मेरे को कितना लंबा इसमें मूव मिल सकता है। सीडीएसएल के साथ प्रॉब्लम ये है कि सीडीएसएल में स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन 1632 के नीचे आ चुका है। तो ये पुलबैक जो आ रही है 1632 तक आएगी। अगर ये पुलबैक में 1650 निकाल लेता है तो आई वुड बी ए बायर इन सीडीएसएल। लेकिन अगर 1632 रिजेक्ट होता है तो फिर इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन गहराएगी 1378 तक नीचे में। तो अभी मैं सीडीएसएल अवॉइड करूंगा। 1650 मैं थोड़ा महंगा खरीद के और महंगा बेचना पसंद करूंगा, सस्ता खरीद के और सस्ता अपना स्टॉप लॉस नहीं घटाना चाहूंगा। विनीत सर, व्हाट आर द लेवल्स दैट यू आर टारगेटिंग फॉर निफ्टी? कितना लगता है आपको नीचे जाएगा? If you will just give me a moment, I have noted it down. Just 1 second. In my opinion, we are looking at levels of around 24 100 in the immediate short. So another 300 points. Yeah, that can happen in a day. तो अंशुल सर ये बताइए कि हम विनीत सर ये बताइएगा कि there are sectors which are prone to get impacted by US India trade war, that is textiles, electronics, बहुत सारे sectors है। जैसे आपने कहा कि chemical एक sector है जो where you can get good traction because of this issue going on। तो ऐसे कोई sectors आपने shortlist किए हैं कि जहाँ पे बचने की जगह है? क्योंकि आईटी को तो आप निकाल ही दीजिए, अब आईटी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना हमें रोक देना चाहिए, बिकॉज यूएस इज द मेजर मार्केट और वहां पे रिसेशन की बातें नहीं तो स्लो डाउन की बात तो चल ही रही है। तो स्लो डाउन भी है, ऊपर से ट्रेड वॉर भी है,
सो आईटी में वैसे भी आप दूर रहने की सलाह दे रहे थे, तो कोई ऐसे सेक्टर्स जहां आपको लगता है कि वन कैन बी सेफ, one need not panic and they can be buyers in those sectors? I think if you're looking to build a long-term portfolio and benefit from it, I think the electrical segment, chemicals जैसे आपने मेरे को पहले बताया, एग्रो केमिकल्स और एक एरिया है, तो मुझे लगता है कि ये जो 2-3 थीम है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एग्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स, और तीसरा थीम तो बताया नहीं आपने सर। इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट इज गोइंग टू पैन अप। अंशुल, आप आज कौन से स्टॉक्स रडार पे रखे हुए हैं? कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं सेल और बाय साइड पे? अच्छा, सेल तो है ही नहीं। एक इग्जिगो था, इग्जिगो में आईपीओ बेस ब्रेकआउट उस दिन आपको बताया था 200 रुपए के आसपास, 240 पे उसका टारगेट हुआ है, तो पहले उसको बुक कर लेना चाहिए। और अगर पैसा शिफ्ट करना है, जो कि करना भी चाहिए, तो आप आईपीएल में शिफ्ट कर सकते हैं, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड। हालांकि अभी भी 232 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, 800% वॉल्यूम राइज अभी तक हो चुका है। आई बिलीव डे एंड होते होते ये 232 के ऊपर टिक जाएगा, और टारगेट इसमें 10-12-15% का तो आराम से मिलेगा। पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 274 पे है, तो 274 तक ये स्टॉक ऊपर आ सकता है, बट उसके लिए 232 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। 800% वॉल्यूम राइज के बाद भी उसके आस ही पास घूम रहा है, तो आई बिलीव डे एंड होते होते ये उसके ऊपर टिक जाएगा। तो इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड पे मैं और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह हमने बाई दिया है, तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। विनीत सर, अर्निंग्स के बाद आपके क्या नजरिया बन रहा है? अर्निंग्स तो ठीक ठाक ही रही, आई मीन मिक्स्ड, म्यूटेड भी बोलेंगे, कुछ कहीं अच्छे कहीं बुरे, और उम्मीद तो यही है कि फेस्टिव सीजन के चलते हुए Q2 और Q3 में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। क्या आप भी वही समझते हैं? और अर्निंग्स बेस पे आपको कोई ऐसा सेक्टर उभरता दिखता है कि जो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा? हमें ना नेक्स्ट वीक बात करेंगे इसके ऊपर। अभी मैं आई डोंट वांट टू स्टिक माय नेक आउट एंड डिस्कस अराउंड स्टॉक्स वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल। ओके, अर्निंग्स को लेके अच्छा, अर्निंग्स को लेके आपका क्या नजरिया है? नहीं, अर्निंग्स डेफिनेटली पॉजिटिव थी, मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। अभी क्या ये अर्निंग सस्टेन होती है आने वाली क्वार्टर में, थोड़ा बहुत हम लोग जो मार्केट सर्वे करेंगे तभी समझ में आएगा। इसके लिए 1 वीक का दौर लगता है, तो उसमें हम आपको 1 वीक के बाद हमारा मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या रिव्यू बनता है आपको बताएंगे। अच्छा, वन फैक्टर विच इफ टर्न्स पॉजिटिव एंड विल इम्पैक्ट द मार्केट, वो क्या हो सकता है? देखिए, कल वो 50% टैरिफ लगने के बाद ना ब्रिक्स के लीडर्स के बीच में बहुत मैसिव स्केल पे कम्युनिकेशन हुई है, तो we expect some rapid action to take place there, and translation of this consolidation and diversion from the American continent is very important. तो ये क्या डायरेक्शन में बढ़ रही है, कैसे हो रहा है, कैसे पैन आउट हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम है ना अच्छा व्यू बना सकते हैं, एसेट एलोकेशन भी अपना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो it always needs a step back to move a step forward. तो हमें थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए कि हाउ द सिचुएशन इज पैनिंग आउट, फंडामेंटली क्या चेंज हो सकता है, अर्ली इंडिकेशंस क्या आ रहे हैं ऑन इंटेंशंस एंड स्ट्रेटेजी, और उसके बाद में हम अपना बेट्स लगा सकते हैं। अगले हफ्ते तो मिलना आपसे बहुत जरूरी हो चुका है, बिकॉज वी नीड टू हैव अ टेक फ्रॉम यू सर, कि आपने क्या एनालाइज किया है एंड हाउ द थिंग्स कैन बी पैन आउट। अंशुल सर, जाते जाते 2 स्टॉक्स के बारे में बताइएगा, एक फोर्टिस और एक अपोलो हॉस्पिटल्स, दोनों ही स्टॉक्स में से कोई पसंद है आपको? फोर्टिस तो मैडम आपको याद होगा कि 710 रुपए पे जो वीकली चार्ट का बॉक्स ब्रेकआउट हमने प्ले कराया था, 850 के ऊपर फोर्टिस 900 आ चुका है। 848 आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर उसके नीचे जाता है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा। अगर नहीं ट्रिगर होता है, जब नया स्विंग लो बनेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अपवर्ड रिवाइज करेंगे, बट जो ब्रेकआउट था उसका टारगेट 1050 के आसपास है। दूसरा अपोलो हॉस्पिटल मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, चार्ट पे ट्रेडेबल मेरे को कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है, बल्कि थोड़ा सा डाउन मूव दिख सकती है इसमें।
6890 6900 तक की, बट आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस चार्ट, तो मैं बाई सेल का कोई व्यू नहीं लेना चाहूंगा। फोर्टिस सामने बहुत क्लियर है, 700 रुपए पे जो ब्रेकआउट था, 1050 तक का मूव है, 848 का क्लियर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। आई वुड स्टिक टू फोर्टिस। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। विनीत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विल गेट इन टच नेक्स्ट वीक फॉर मोर क्लैरिटी ऑन हाउ द मार्केट शुड पैन आउट फ्रॉम हियर। तो अभी प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो प्रोग्राम को हम यही समाप्त करते हैं और बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से यही पता चल रहा है कि क्लैरिटी अभी किसी को नहीं है मार्केट को लेके, क्योंकि अगले क्षण क्या हो सकता है वो कोई नहीं बता सकता, और ओवर द वीकेंड क्या होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। बट यस, मार्केट्स जो है वो थोड़ा दबाव में इस समय कामकाज कर रहे हैं, और चुनिंदा शेयरों में जहां नतीजे अच्छे आए हैं वहां पे काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए और अंशुल सर ने भी आपको कुछ स्टॉक्स दिए हैं, उन पे भी आप ध्यान रखिएगा। बट प्लीज get in touch with your financial advisor also before investing in any of the stocks. So program को यहीं समाप्त करते हैं।